हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए, जितने भी आयोग में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री हो चुका है और मिडेवल भी हो चुका है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक वाइज फर्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका 5 से 7 वीडियो हो चुका है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री हो चुका है। उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर दिया गया है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में 2022 में पूछा गया था। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, चित्तौड़गढ़, कोची, कोयम्बटूर। इसका सही आंसर हो जाएगा कोची में। वास्को डी गामा का जो मकबरा था वो कोची में स्थित है। आगे देख लेते हैं। इसका ये जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक बार पढ़ लिया करिए। वास्को डी गामा का जो मकबरा है वो भारत के कोची में है। यह पुर्तगाल का नाविक था जिसने 20 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर काली तट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। पूछेगा कि कब पहुंचा था, तो 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। और कहाँ पर? कालीकट। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। ये इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मकबरा कहाँ है और ये कब पहुंचा था और कहाँ पर पहुंचा था, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया? 1609 में, 1610 में, 1612 में, 1618 में। ये जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया था। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था, उसी टाइम पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1598 में, 1500 में, 1498 में, 1600 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा। और इसका मकबरा कहाँ है? तो कोची में है। सबसे पहले कालीकट में आया था। ये याद रखिएगा कि जितने भी पीछे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए गए उनको रिलेट करते हुए चलना है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था और इसने खोज की थी 20 मई 1498 में। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? वीरा, पांडव, कोटाबोमन, राजराज चोल, मार्तंग वर्मा, हैदर अली। तो इसका सही आंसर हो जाए सी, मार्तंग अली। मार्तंड वर्मा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। देख लेते हैं बॉक्स में। अनियम तिरुनाम मार्तंड त्रावणकोर के राजा थे। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। पूछ सकता है कि कोलाचेल की लड़ाई कब हुई थी, तो 1741 में हुई थी, याद रखिएगा इसको। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1812 में, 1800 में, 1806 में, 1813 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। और किसके विरोध में हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। वेल्लोर विद्रोह जो था 10 जुलाई 1806 को हुआ था। मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। छठा क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया? 1800 में, 1805 में, 1806 में, 1809 में। ये जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं इसको याद रखा करिए, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बार जो संधि अमृतसर की पहली बार जो संधि हस्ताक्षर हुआ था 1809 में हुआ था। 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि पर राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य सिग्नेचर हस्ताक्षर हुआ था और इस संधि पर मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख, 68 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 लाख। बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था।
आगे देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो था और अंग्रेज विजयी हुए थे। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, जिसमें यह हुआ था कि 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, चौल। इसका सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम तथा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये डचों का उपनिवेश था। और पुर्तगाली उपनिवेश दीव था, दमन था, बेसिन था, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, सतारा, ये सब पुर्तगाली उपनिवेश था। ये पूछ सकता है कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश है, कौन सा फ्रांसीसी उपनिवेश था। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। काजू का जो परिचय था प्रथम बार पुर्तगालियों ने कराया था। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी। जैसे भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा, ये सब पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। याद रखिएगा, इसमें आलू पूछ सकता है, लाल मिर्च पूछ सकता है, किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग और जहाज़ निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की देन है। याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज़ निर्माण ये दोनों भी पुर्तगालियों की देन है। और जो फल फ्रूट है, लाल मिर्च, मूंगफली, तंबाकू, मकई, टमाटर, ये सब पुर्तगालियों की देन है। याद रखिएगा। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? 1616 में, 1650 में, 1630 में, 1670 में। सही आंसर हो जाएगा 1616 में पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया था। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत है? बनारस, भोपाल, अवध, बहावलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो था। और इसमें 26 लाख मुगल सम्राट को देने का संधि हुआ था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत कालीकट उतरा था? 1234 में, 1681 में, 1394 में, 1498 में। सही आंसर हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा पहली बार कालीकट उतरा। इसका जो मकबरा है वो कोची में है। चौदह सौ अंठानवे में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा और समुद्री मार्ग द्वारा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से मासा अंतरीप को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था ये। सेकंड टॉपिक आता है मराठा साम्राज्य। फर्स्ट टॉपिक था डच, पुर्तगाली, वो सब के बारे में था। अब मराठा साम्राज्य। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब टॉपिक वाइज दिए, जैसे पेट का सिलेबस है टॉपिक वाइज कि इससे ये टॉपिक है, वैसे इसमें क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज है, इसलिए यूपी ट्रिपल पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति की थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल, नाविक। सही आंसर हो जाएगा मराठा की जो तकनीकी थी, ताकत थी, वो छापामार युद्ध थी। ये यूपी ट्रिपल सी 2022 में पूछा गया था। छापामार रणनीति मराठा शासकों द्वारा रणनीति थी और इसी को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध सबसे इस पद्धति को काफ़ी प्रयोग किया। तो शिवाजी मुगलों के पूछेगा कि शिवाजी कौन सी पद्धति का प्रयोग मुगलों के विरुद्ध किया था? तो छापामार पद्धति का। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती है? कृष्णदेवराय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, अशोक। सही आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी। ये भी 2022 में पूछा गया था। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों और मंत्रियों का एक समूह होता था, जिसे हम अष्टप्रधान कहते हैं। इसमें एक पेशवा होता था अर्थात प्रधानमंत्री, एक आमत्य होता था मजूमदार, तीसरा मंत्री, वकील, नवीश, बहुत सारे इसमें थे। निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। ये 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेटी पूछा गया था। जो तुकाराम थे वो शिवाजी के समकालीन थे
अब देख लेते हैं कि कुछ संत हैं, उनका कार्य क्षेत्र कहाँ पर था और कौन से मत के थे। शंकराचार्य संपूर्ण भारत के थे, अद्वैतवाद के थे। चैतन्य बंगाल में वैष्णव मत के थे। तुकाराम महाराष्ट्र के थे, वारकरी मत के थे। नामदेव महाराष्ट्र में निर्गुण मत में से। ये जो है चारों में से एक पूछा जा सकता है कि कौन से मत के थे, कौन से संत। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व पैदा प्रारंभ हुआ। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। औरंगजेब के समय में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व पैदा हुआ था। 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब पहली बार मुकाबला हुआ था। अहमदनगर और चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि मुगलों मराठों के बीच द्वंद्व औरंगजेब के समय में प्रारंभ। अब इसका थर्ड टॉपिक है स्वतंत्र राष्ट्र। मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध। इससे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था। शिवराय, बाजीराव सेकंड, दामोदर राव, गंगाधर राव। सही आंसर हो जाएगा गंगाधर राव। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी 1857 की क्रांति में झांसी से भाग ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर में से हुआ था और झांसी के तत्कालीन महाराज थे ये। इनका जन्म काशी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बक्सर, प्लासी, वांडीवाश। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो था अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ये 2021 में पेपर पूछा गया था। देख लेते हैं, समय देख लेते हैं और कौन से संबंधित राजा थे। प्लासी का जो युद्ध था 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और बक्सर का 1764 में मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, त्रिकुट और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और इसमें हेक्टर मनरो था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मनरो था। वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों सेना के मध्य हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेंगलुरु, मैंगलुरु, मैसूर, बेलगाम। इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 1799 में युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम में शहीद हो गया था। मैसूर का शेर कहते हैं इसको। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का था। 21वां क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किससे फ्रांसीसियों की मदद की। संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक था ये। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों को ने किसे पराजित किया। हैदर अली, टीपू सुल्तान, पेशवा माधवराव, पेशवा बाजीराव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टीपू राय। टीपू सुल्तान जो था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों से टीपू सुल्तान पराजित हुए और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था। अशरफ-उद-दौला, शहादत खान, सिराजुद्दौला, सफदरजंग। सही आंसर बी हो जाएगा। शहादत खान जो था वो अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब शहादत खान था, शहादत अली खान, और अंतिम था वाजिद अली खान था। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई से, 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की लड़ाई में, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई से इसको हराया था। 1761 में ये तो पानीपत की तीसरी इसमें होगा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया था और 1757 में जो प्लासी की लड़ाई थी अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1748 में, 1757 में, 1764 में, 1782 में। सही आंसर हो जाएगा बी, 1757 में। और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला, हबीबुल्लाह, उस्मान अली खान, मीर मोहम्मद यूसुफ खान। सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। अब आते हैं चौथा, अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियाँ। ये चौथा पॉइंट है। ये 4 टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया।
सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था प्रारंभ के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। डलहौजी का ये मानना था कि यहाँ पर राज्य में अव्यवस्था हो रही है, इसकी वजह से वो अपने अवध को कब्जे में ले लिया, विलय कर लिया था। ये यूपी ट्रिपल एससी 2022 में पूछा गया था। डलहौजी ने जिस कार्य के लिए चर्चित था वह हड़प नीति था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। 1856 में पूछा जाएगा कि 1856 में किसको मिला लिया था, अवध को। और कुशासन, कुशासन के आरोप लगाकर इसको मिला लिया था। अवध के नवाब उस टाइम पे वाजिद अली शाह थे। और 1849 में पंजाब का भी विलय किया था। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था? शिपिंग, वृक्षारोपण और खान, बैंकिंग और बीमा, रेलवे। सही आंसर हो जाएगा रेलवे। महत्वपूर्ण योगदान था रेलवे में, 2022 में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन है इसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा या पेट में पूछा ही गया है। और दिए गए रेलवे जो था अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी द्वारा बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर चलाया गया था सबसे पहले। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था, ये पूछ सकता है। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने संबंधी एक अस्थायी व्यवस्था थी। और इसके जो जनक हैं वो लॉर्ड कार्नवालिस थे। 1793 में इसको लागू किया गया था। इसके तहत 10/11 भाग सरकार को, 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित कर दिया गया था। इनमें से कौन सा हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे? डलहौजी। शासनकाल था 1848 से 1856 तक। और हड़प नीति से इन्होंने सतारा, सबसे पहले सतारा पूछ सकता है, सबसे पहले हड़प नीति से हड़पने वाला कौन सा राज्य था? तो वो सतारा था। फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। और डलहौजी के समय में ही पहला रेल मुंबई से ठाणे चलाया गया था 1853 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? 1757 में, 1773 में, 1765 में, 1792 में। सही आंसर हो जाएगा 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड के सम्राट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? 1936 में बम्बई से ठाणे, 1953 में बम्बई से सूरत, 1853 में बम्बई से ठाणे, 1851 में बम्बई से घाटकोपर। सही आंसर हो जाएगा 1853 में बम्बई से ठाणे की में चलाई गई थी, वो भी 34 किलोमीटर डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली रेलगाड़ी डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। और पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य चलाया गया था। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852 में, 1872 में, 1881 से 1952 में। 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में शुरू किया गया था लेकिन नियमित नहीं हुआ था। नियमित रिपन के समय में 1881 में हुआ था। पूछ सकता है कि जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 1866 में भारत के संदर्भ में एक चर्चा करने वाले भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनको भारत का वयोवृद्ध कहते हैं और यह एक पारसी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर का ही टीपू सुल्तान था। आज 37 क्वेश्चन तक किए हैं।
अब कल इसके आगे करेंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब टॉपिक वाइज है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं। शेयर ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, अब थोड़े लंबे लंबे वीडियो आएंगे क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम डेट आ चुका है।